हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, जहां पर लगातार देख पा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी की क्लासेस लगातार जारी है और जिसके अंदर आज का टॉपिक रहने वाला है वह है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का पार्ट 2 भाग 2। न्यूट्रिशन का पार्ट 1 पिछले क्लास में हमने देख चुके थे, ठीक है। और जिसके अंतर्गत हम पौधे में होने वाले जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, पौधे में होने वाले जो पोषण है उसकी हम बातें किए थे, ठीक है। और इस पार्ट में न्यूट्रिशन के इस पार्ट में जंतुओं में होने वाले पोषण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में एक तो प्लांट का न्यूट्रिशन और जो है एनिमल न्यूट्रिशन। तो प्लांट न्यूट्रिशन हो चुका था और उसमें बहुत सारी बातें हुई थी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस वगैरह हुए थे, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो चुकी थी और आज का क्लास जो बेस्ड रहेगा वो जंतुओं के पोषण पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जंतुओं में पोषण, ठीक है। चलिए क्या है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए एनिमल न्यूट्रिशन या जंतुओं में पोषण, और इसको हम कितने भाग में बांट सकते हैं। चलिए फर्स्ट कहलाता है पूर्णभोजी पोषण। पूर्णभोजी पोषण, ठीक है, जिसको होलोजिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा पूर्णभोजी पोषण के बाद परजीवी पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण। तो सभी नाम से स्पष्ट होने वाला है, परजीवी दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जस्ट 1 मिनट वेट करिए। हमने क्या कहा, एक तो परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड जिसको बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण। क्या है मृतोपजीवी पोषण।
सेप्रोजिक, ठीक है, न्यूट्रिशन, सेप्रोजिक न्यूट्रिशन। तो ये तीन है। जंतुओं में पोषण जो है उसको हम तीन भागों में बांटे थे, तीन भागों में कैटेगराइज किए थे। फर्स्ट है पूर्णभोजी पोषण, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और थर्ड या तीसरा जिसको बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण, ठीक है, उसको कहते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो नाम से स्पष्ट है, पूर्णभोजी पोषण करने के मतलब पूर्ण रूप से उनका ठोस रूप में ग्रहण किया जाता है। मृतोपजीवी पोषण जो सेकंड है परजीवी पोषण। जो परजीवी पोषण कहने का मतलब है कि दूसरे जीव पर या दूसरे पेड़ पौधों पर क्या करते हैं, वो आश्रित रहते हैं। ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जो दूसरे जीव या दूसरे पेड़ पौधों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण, इसमें सेप्रोजिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जो जो जंतु मर गए हैं, ठीक है, उनको ऐसे जंतु द्वारा क्या किया जाता है, खाया जाता है। और ऐसे जंतु को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी जंतु कहते हैं। और इस क्रिया को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तो ये सब बातें होगी। तो सबसे फर्स्ट है, सबसे पहला पूर्ण भोजी पोषण हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पूर्ण भोजी पोषण, ठीक है, होलोजोइक क्या है आपका, होलोजिक न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक या दो मिनट करिए। ठीक है, देखिए, पूर्ण भोजी पोषण कहने का मतलब है ऐसे भोज्य पदार्थ या ऐसे जो पदार्थ, ऐसे पोषक तत्व जिनका यूज हम क्या करते हैं, ठोस रूप में किया जाता है। किसी जंतु द्वारा जिनका यूज क्या किया जाता है, ठोस रूप में किया जाता है, और उनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। ऐसे पोषक तत्व, ठीक है, ऐसे पोषक तत्व या ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनका, जिनको, ठीक है, ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, एवं उनके द्वारा क्या होती है, उनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। किनके द्वारा, ऐसे भोज्य पदार्थों के द्वारा क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो सॉलिड रूप में हम क्या करते हैं, उस भोज्य पदार्थों को हम क्या करते हैं, हम लेते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा लिया जाता है। देखिए, इसके एग्जाम्पल में जितने भी आप जानवर देखेंगे, ठीक है, या फिर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ठीक है, साथ ही साथ मानव भी है, मनुष्य भी है।
तो ये सभी किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, ये सभी पूर्णभोजी पोषण के अंदर है। तो पूर्ण रूप से इनका पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इनका हम क्या करते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा लिया जाता है और स्टेप बाय इसका पाचन होता है, इसका जो है डाइजेशन होता है और हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। जैसे कि इनका अगर स्टेप बात की जाए, ठीक है, पूर्णभोजी पोषण के अगर स्टेप्स की बात की जाए, चरण की बात की जाए तो इस प्रकार से होंगे। पूर्णभोजी पोषण के स्टेप्स या चरण या स्टेप्स, ठीक है, ऐसे ऐसे जो जंतु क्या करते हैं, पूर्णभोजी के रूप में पूर्ण रूप से ठोस रूप से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर पहली बात की जाए तो फर्स्ट अंतःग्रहण, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अंतःग्रहण, इंग्लिश में कहा जाता है इंजेक्शन। दूसरा पाचन, ठीक है, पाचन कहने का मतलब है डाइजेशन, क्या है, पाचन या डाइजेशन। थर्ड या तीसरा जिसको कहा जाता है अवशोषण, अवशोषण या इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चलिए, वहीं पर फोर्थ है स्वांगीकरण। क्या है, स्वांगीकरण या इसी को कहते हैं एसिमुलेशन। और फिफ्थ है जिसको कहते हैं इजेक्शन या बहिष्करण, बहिष्करण या इजेक्शन, ठीक है। तो पूर्णभोजी जितने भी जंतु हैं, ठीक है, पूर्णभोजी जितने भी जंतु हैं जिस प्रकार से ठोस रूप में अपने पोषक तत्व को, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उनकी स्टेप्स है, उनके चरण हैं, अंतःग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। ये जितने भी चीज आप देख पा रहे हैं वो मैं एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ, किसमें, आप जाके देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, ठीक है। और पाचन तंत्र में हमने देखे थे मानव पाचन तंत्र, ठीक है। तो मनुष्य किस प्रकार से, मानव जो है किस प्रकार से पाचन जो करते हैं, उनकी पूरी व्याख्या हमने देखे थे और हमने ये बातें की थी। लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो अंतःग्रहण करने का मतलब है कि भोज्य पदार्थों को क्या करना है, ठीक है, निवाले के रूप में मुख में रखना है, ठीक है। पोषक तत्व या भोज्य पदार्थ को क्या करना है, निवाले के रूप में ग्रहण करना, ठीक है। सीधा मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये हो चुका है भोजन को, ठीक है, ग्रहण करने की जो है क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, ग्रहण करने की क्रिया, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की क्रिया, भोज्य पदार्थ को मुख में डालने की क्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। और हमने बात की थी अंतःग्रहण में क्या क्या जो कार्य करते हैं,
ठीक है। एक तो लार ग्रंथि कार्य करता था, ठीक है। फिर आपके जीभ कार्य करते हैं, दांत जो है कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सभी कार्य करते थे कहाँ पर, अंतःग्रह पर। वही पाचन की क्रिया हमने देखी, ठीक है। तो जटिल पदार्थों को, ठीक है, मैंने कहा था कि जो हम लेते हैं, जो हमारे द्वारा ली जाती है, खाई पी जाती है, वो उसी फॉर्म में हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे कि बात करें कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, वसा है, ठीक है। इनको क्या करना है, इनका क्या करना है, जटिल अणु से जो है सरल अणु में तोड़ना है। पाचन का मतलब होता है कि जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ना। सरल अणु में क्या करना है, तोड़ना। तो मैंने कहा था कि जितने भी इस प्रकार की जो है पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, ये हमारा शरीर इसी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो इसको छोटे 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 भाग में हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे कि फिर उसके बाद उनका क्या होता है, पाचन होता है। और पाचन होने के बाद वो कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन जो है आपके जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और वसा वो जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वसी अम्ल में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार से कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। चलिए, और शोषण कहने का मतलब है, अब देखिए भाई साहब, जो भी ये पच गया, पाचन की क्रिया जो है किसके अंतर्गत होगी, ये पाचन के अंतर्गत होगी। तो पच गया, पचने के बाद, ठीक है, जितने भी जो अच्छी चीजें हैं, ठीक है, जो अच्छी चीजें हैं उसको क्या की जाती है, और शोषित की जाती है। क्या की जाती है, और शोषित की जाती है, ठीक है। शरीर के लिए ऐसे पोषक तत्व जिसकी हमें जरूरत है, उनको क्या किया जाता है, और शोषित किया जाता है। और अवशोषित करने के बाद जो है पूरी शरीर में, ठीक है, पूरी बॉडी में क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है, पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। पर जाहिर सी बात है, बॉडी में मैंने कहा था, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए सेल पढ़ाया था, कोशिका पढ़ाया था। तो सेल में मैंने कहा था कि सेल जहाँ भी रहेंगे हमारे शरीर में, ठीक है, जो सेलों की संख्या है 10⁻14, इस प्रकार से आप देख पाएंगे, ठीक है। 10 में, ठीक है, आप चाहे 14 जो है जीरो जोड़ेंगे, ठीक है, तो लगभग इतने सारे क्या है बॉडी में सेल है। तो प्रत्येक सेल को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए प्रत्येक सेल को क्या पहुंचना, भोज्य पदार्थ पहुंचना जरूरी है, ठीक है। तो बॉडी में ब्लड की सहायता से, ठीक है, ब्लड की सहायता से पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर होता है, ऐसे भोज्य पदार्थ, ठीक है। और ट्रांसफर होने के बाद, ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद सेल में आप देखेंगे, सेल में जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे, ठीक है, श्वसन तंत्र पढ़े थे, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा था, परिवहन हो रहा था। और ऑक्सीजन देखे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे आता है, ठीक है, बैठा रहेगा ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को तोड़ेगा, क्योंकि कन्वर्ट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ेगा, किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में तोड़ने के बाद ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ठीक है। और लास्ट है बहिष्करण। बहिष्करण कहने का मतलब है मल त्याग, ठीक है, मल त्याग या मल परित्याग, ठीक है। जो ऐसे जो वेस्टेज मटेरियल है, ऐसे जो सॉलिड वेस्टेज मटेरियल है, जिसको हम क्या करते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं समय समय पर, ठीक है। तो ये जो क्रिया आप देख रहे हैं, अंतःग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण, ये क्रिया भोज्य पदार्थ करने वाले जो जीव है, इनके अंतर्गत ये स्टेप्स है। इन्हीं स्टेप को फॉलो करके जो है आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, आपको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और आप क्या है, तंदुरुस्त हर वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है।
आप देखे होंगे कभी आपको खाना नहीं मिलता, ठीक है, 12-1 बजे तक, सुबह से 12-1 बजे तक अभी खाना नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ा सा भी काम अगर बोला जाए तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वीक फील कर रहे हैं। क्योंकि आप क्या, आपका जो सेल वीक फील कर रहा है, जब उनको एनर्जी मिलेगा तो आप अच्छे से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पूर्ण भोजी पोषण के ये एग्जाम्पल है, पूर्ण भोजी पोषण की ये चरण है, स्टेप्स है, जो इसी स्टेप फॉलो करके जो है पूर्ण भोजी पोषण क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना जो है पोषण करते हैं। चलिए, अब पूर्ण भोजी पोषण देख लिए, पूर्ण भोजी पोषण के स्टेप्स देख लिए। अब बात करेंगे पूर्ण भोजी पोषण के जो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण कहने का मतलब है पूर्ण भोजी पोषण कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कुत्ता, बिल्ली, शेर की बात करूं, ठीक है, बकरी की बात करूं, गाय की बात करूं, ठीक है, बकरी, गाय, ठीक है, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, पूर्ण भोजी पोषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो कई ऐसे जानवर हैं, ठीक है, देखिए कई ऐसे जानवर हैं जो क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। शाकाहारी जानवर कहने का मतलब है कि ऐसे जानवर जो डायरेक्ट जो है पेड़ पौधे से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, शाकाहारी जानवर वो जानवर जो पेड़ पौधे से हम क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो पूर्ण भोजी कैटेगरी में, पोषण के कैटेगरी में एक नाम जुड़ता है जिसको शाकाहारी, जो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर शेर हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया। ठीक है, मनुष्य शाकाहारी में भी आते हैं, मांसाहारी में भी आते हैं। ठीक है, तो मांसाहारी हो गए जो दूसरे जीव जंतु को मार के खाते हैं या दूसरे जीव जंतु पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे जीव जंतु को खाते हैं, जैसे शेर हो गया। ठीक है, शेर जो है हिरन का क्या करेगा, शिकार करेगा, तभी वो जीवित रह पाएगा, अपना भोजन तैयार करेगा, अपना पोषण जो ले पाएगा, अपना न्यूट्रिशन ले पाएगा। मनुष्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर एक और कैटेगरी बनता है जिसको हम बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी कहने का मतलब शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे। तो एक 3 कैटेगरी हो गए, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। और एक चौथा भी आपको देखने को मिलेगा और वो क्या कहलाता है, अपमार्जक। अपमार्जक कहने का मतलब इसको डिकम्पोजर भी कहते हैं। ठीक है, अपमार्जक। और ऐसे अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक कहने का मतलब है ऐसे जो जीव जंतु को खाते हैं जो मर चुके होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो मर चुके होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, ऐसे जीव जंतु को अपने भोजन के रूप में, अपने पोषण के रूप में ये प्राप्त करते हैं। जैसे चील हो गया, गिद्ध हो गया। ठीक है, आप देखे होंगे कुत्ता मर गया, कभी कोई जानवर मर गया, ठीक है, तो चील या गिद्ध जो है नोच नोच उसको खा डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको नोच के हम क्या करते हैं, उसके द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो अपमार्जक। और इसके अंदर मैंने कहा एक और चीज देखने को मिलता है, अपघटक। और अपघटक के रूप में आपके काम आता है बैक्टीरियस। ठीक है, जो बैक्टीरिया और जीवाणु है, ठीक है, वो छोटे छोटे, ठीक है, जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ऐसे जो मृत शरीर को पूरी तरह से नोच के क्या करते हैं, खाते हैं, सड़ा गला देते हैं। और सड़ा गला के जमीन में क्या किया जाता है, उनको दाब देती है। ठीक है, और उनके बाद वो क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, जो है कार्बन में, कार्बनिक जो है चीज़ों में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट हो गया तो ये क्या होगा, फिर से वहाँ से पेड़ पौधे उगने लगे। तो इस प्रकार से क्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो पूर्ण भोजी पोषण के जो है क्लासिफिकेशन, पूर्ण भोजी पोषण का वर्गीकरण हम देखेंगे। चलिए, पूर्ण भोजी पोषण
का वर्गीकरण। ठीक है, पूर्णभोजी पोषण का क्या है, वर्गीकरण। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन, पूर्णभोजी पोषण का वर्गीकरण हम देखेंगे। ठीक है, इनको कुछ भागों में कैटेगराइज किया है। ठीक है, जैसे कि शाकाहारी। ठीक है, पूर्णभोजी पोषण शाकाहारी हो सकते हैं। ठीक है, हर बीवस, ठीक है, शाकाहारी हो सकते हैं। पूर्णभोजी पोषण जो है मांसाहारी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मांसाहारी। कार्निवस। पूर्णभोजी पोषण सर्वाहारी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सर्वाहारी। ओमनिवस। ठीक है, ओमनीवर्स। ठीक है, पूर्णभोजी जो है पोषण अपमार्जक भी हो सकते हैं। अपमार्जक। स्कैवेंजर्स। क्या है, स्कैवेंजर्स। चलिए, तो उसको बताने की जरूरत नहीं। ऐसे जो, ठीक है, क्या करते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि अब समझने वाली चीज है। ठीक है, पेड़ पौधों से क्या करते हैं, पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो अब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं शाकाहारी के। ठीक है, तो गाय है, मैंने कहा गाय है, हिरन है, ठीक है, घोड़ा है। चलिए, तो गाय है, हिरन है, ये सभी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जो डायरेक्ट पेड़ पौधे से अपना भोजन तैयार करते हैं, पोषण तैयार करते हैं। मांसाहारी, जो जो जंतु, ठीक है, दूसरे जंतु को मार के खाते हैं। जो जंतु दूसरे जंतुओं को मार के खाते हैं या मार कर खाते हैं। मारकर पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, पोषण पर रहे तो पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ऐसे के अंतर्गत आप देख पाएंगे, और जो मांसाहारी है वो शेर है, चीता है, ठीक है, लोमड़ी है। ये सभी किसके कैटेगरी में आएंगे, मांसाहारी की कैटेगरी में आएंगे। चलिए, वहीं पर हम बात करें सर्वाहारी। सर्वाहारी कहने का मतलब है, ठीक है, शाकाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी। ठीक है, जो शाकाहारी भी होंगे और जो मांसाहारी भी होंगे, दोनों कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल
आप देखेंगे तो मैंने कहा मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, ये किसके कैटेगरी में आएंगे? ये सर्वहारी के कैटेगरी में आते। और ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन तैयार करते हैं या अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो मृत जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसको अपमार्जक कहते हैं। तो मैंने कहा जैसे गिद्ध है, चील है, ठीक है, क्या है? गिद्ध है, चील है, ये सभी किसके कैटेगरी में आएंगे? ये अपमार्जक के कैटेगरी में आएंगे, जो मृत जानवरों को, मृत जीवों को क्या करते हैं? खा डालते हैं, खाते हैं, ठीक है। पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और क्या है? अपमार्जक। एक और कैटेगरी है जिसको हम अलग रखे हैं, एक और कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अपघटक। अपघटक, और इसको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स, ठीक है। अपघटक या डीकम्पोजर्स। अपघटक या डीकम्पोजर्स कहने का मतलब है कि ऐसे मृत जीवों को, ठीक है, खा के क्या करते हैं? उसको पूरी तरह से गला देते हैं, सड़ा गला देते हैं, ठीक है। ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जो मृत जीवों को खाकर उसे सड़ा गला कर, ठीक है, कार्बनिक अम्ल में तब्दील कर देते हैं। या कार्बनिक जो है पदार्थ में, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में क्या करते हैं? कार्बित पदार्थ में बदल देते हैं, ठीक है, क्या है? बदल देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ऐसे जीव जो मृत जीव को खाकर क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। तो देखिए, पहले हमने स्टार्टिंग जो चरण हमने देखे थे, ठीक है, तो शाकाहारी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पेड़ पौधे है, ठीक है, क्या है? ये पेड़ पौधे है। इस पेड़ पौधों को खाने वाले जो रहेंगे आपके शाकाहारी होंगे, ठीक है, शाकाहारी होगा। जैसे कि मैंने कहा गाय है, हो गए, और जो है आपका, और जो है बकरी हो गया, मैंने कहा गाय है, बकरी है। तो ऐसे किसके कैटेगरी में आएंगे? शाकाहारी, ठीक है। फिर शाकाहारी जो जानवर है, उनको खाने वाले जो जानवर है वो मांसाहारी, ठीक है, क्या है? मांसाहारी। और साथ ही साथ मांसाहारी को खाने वाले जो जानवर है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? मांसाहारी। और शाकाहारी दोनों को खाने वाले जानवर को हमने क्या कहा था? सर्वाहारी, ठीक है, क्या कहते? सर्वाहारी। और एक और जिसको हमने कहा था अपघटक। तो इस प्रकार से चैन चलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलता है? चैन देखने को मिलता है, अपमार्जक, ठीक है। और एक और कैटेगरी है अपमार्जक के बाद, मैंने कहा अपघटक। क्या है? अपघटक, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं उस पेड़ पौधों को शाकाहारी खाया जाता है, शाकाहारी को मांसाहारी, और ठीक है, और मांसाहारी और शाकाहारी को खाने वाले को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी, और सर्वाहारी, ठीक है। साथ में ऐसे जीव जंतु जो मृत जीव जंतु हैं, ठीक है, मृत जीव जंतु को खाने वाले को अपमार्जक, और मृत जीव जंतु को ही खाने वाले को, ठीक है, अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक का काम है कि मृत जो हो गए उनको नोच के खा के अपना कार्य कर लेते हैं, अपना पोषण तैयार कर लेते हैं। लेकिन अपघटक का कार्य भी लगभग सेम है, लेकिन मृत जीवों को खाने के साथ साथ वो तब्दील कर देते हैं कार्बनिक अम्ल। जैसे एग्जाम्पल के तौर में समझेंगे तो जितने भी खासकर बैक्टीरियास है, ठीक है, बैक्टीरिया जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, ऐसे मृत जीवों को खा जाएंगे, और खाने के बाद जो है सड़ा गला के वहाँ के स्थान को, वहाँ के जमीन को, ठीक है, कार्बनिक युक्त जो है स्थान बना दिया जाता है। ठीक है, कार्बनिक जो पदार्थ में तब्दील कर। अब देखे होंगे कभी रास्ते में जाएंगे, कभी कहीं पर गुजरते हैं तो कोई जानवर मर गया, ठीक है, तो एक तो चील आके खा के चला जाता है, ठीक है, आपके गिद्ध जो है आके खा के चला जाता है, लेकिन बाद में धीरे 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 बाद 4-5 दिन में उसी मृत जो है जीव में थोड़े थोड़े क्या बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, थोड़े थोड़े जो है, ठीक है, कीड़े पड़ जाते हैं। और वो कीड़ा, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उससे मृत जीव को पूरी तरह से सड़ा गला के, ठीक है, अपना भोजन तैयार करके उसको तब्दील कर देते हैं, पूरी तरह से जमीन में दबा देते हैं कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये, ठीक है, जमीन में दबा देते हैं। और बाद में यही जो है, यही जमीन से, ठीक है, यही जमीन से जो पोषण प्राप्त करके, यही जमीन से पोषण प्राप्त करके जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, अपना पोषण तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, यही जो है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले जगहों से, साथ में यहाँ से जल, यहाँ की मिट्टी, ठीक है, मिट्टी में जो मिला हुआ ये कार्बनिक पदार्थ, तो ऐसे करके क्या करते हैं, फिर से पौधे, पेड़ पौधे बनते हैं, फिर से नए नए पेड़ पौधे अपने जो है, ठीक है, पोषण तैयार करते हैं। तो इस प्रकार जो चैन देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से चैन देख रहे हैं, तो हमारे जो पर्यावरण में, हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है, हमारे पर्यावरण में, हमारे इकोसिस्टम में ये पूरा रिएक्शन, ये चैन देख रहे हैं वो पूरा चलते रहता है। ठीक है, तो जब तक हम जीवित है, जब तक जो है पृथ्वी जीवित है, ठीक है, जब तक जो है ये पर्यावरण जीवित है, जब तक इकोसिस्टम जीवित है, ठीक है, तो ये बन के रहना जरूरी, ऐसे चैन बनना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, इसको इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे, इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे, ठीक है, पारिस्थितिक में पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र की जो है ये चैन रिएक्शन है, ठीक है, इसमें जिसको फूड चैन कहा जाता है, इसको भी हम उसके अंतर्गत देखेंगे। तो उसको जो है इतना ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में हम बात करेंगे कि जो शाकाहारी है, ठीक है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, ठीक है, तो और इसके कैटेगरीज है कि किस प्रकार से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कौन से जो है जो है प्रथम जो है शाकाहारी है, कौन से जो है, ठीक है, द्वितीय कैटेगरी में आता है, कौन से तृतीय, कौन से चतुर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। फिर उत्पादक जिसको कहा जाता है, ठीक है, फिर आपको जो कंज्यूमर कहते हैं। तो ये सभी बातें जब हम इकोलॉजी या इकोसिस्टम में पढ़ेंगे तो हम बातें करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके प्रॉपर पूरा किसका, किसकी बातें, ठीक है, ये प्रॉपर जो है पूर्ण भोजी पोषण की जो है बातें हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया भाई, आगे बढ़े।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और नेक्स्ट क्या है, दूसरा है जंतुओं में पोषण जो है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, परजीवी पोषण या जिसको कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए दूसरा है परजीवी पोषण। ठीक है, इसको कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। चलिए इस देखिए अब बात करेंगे पूर्णभोजी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, ठीक है, परजीवी। परजीवी का कहने का मतलब है कि ऐसे जीव, ठीक है, इस प्रकार के जीव जो पूरी तरह से जो भोजन तैयार नहीं करते, ठीक है, अपना भोजन खुद स्वयं नहीं बनाते और दूसरे जानवरों पर क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, ऐसे जो है जीव जंतु जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते, वो दूसरे पर क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं परजीवी पोषण। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि ऐसे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, नहीं तैयार करते, नहीं बनाते, नहीं तैयार करते, एवं जो दूसरे जंतुओं पर, ठीक है, एवं दूसरे जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, आश्रित रहते हैं, डिपेंड रहते हैं और उसी से भोजन, उसी से, ठीक है, पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन, ठीक है, उसी से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। तो ऐसे जीव अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाते, ठीक है, एवं दूसरे जंतुओं पर आश्रित रहते हैं और उसे ही, उससे ही, ठीक है, उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उससे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए इसके भी जो है, इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है परजीवी पोषण की अगर बात करें। ठीक है, परजीवी पोषण की हम बात करें, ठीक है, तो परजीवी पोषण को भी क्या किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग जिसको हम बोलते हैं, एक भाग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक तो आंतरिक परजीवी, ठीक है, क्या बोलते हैं, आंतरिक परजीवी, और दूसरा बाह्य परजीवी। ठीक है, बाह्य परजीवी, ठीक है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है, पैरासिटिक, सिटिक, और दूसरा जिसको बोला जाता है आंतरिक परजीवी। क्या बोलते हैं, आंतरिक परजीवी, इंटरनल पैरासिटिक। ठीक है, आंतरिक परजीवी, ठीक है, इंटरनल पैरासिटिक, पैरासिटिक। ठीक है,
इंटरनल पैरासिटिक। ठीक है, तो एक तो हो गए आपके बाहरी परजीवी या बाह्य परजीवी। कहने का मतलब है, देखिए इसको पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं कि बाह्य परजीवी, इसका एग्जांपल आप समझेंगे। ठीक है, चलिए, बाह्य परजीवी कहने का मतलब है कि ऐसे परजीवी जो किसी जंतु, किसी जीव जंतु, किसी जीव के बाह्य भाग में पाया जाता है, उनके बॉडी के बाह्य भाग में पाया जाता है, उनके शरीर के बाह्य भाग में प्रेजेंट रहकर क्या करते हैं, अपना पोषण तैयार करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जो है भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, ऐसे परजीव को हम क्या कहते हैं, बाह्य परजीव कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। आंतरिक परजीवी जो ऐसे जीव जो किसी जीव जंतु के बॉडी के अंदर रहकर अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, अपना पोषण तैयार करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और बाह्य परजीवी की अगर एग्जाम्पल देखें तो आप जरूर देख पाएंगे एग्जाम्पल दैनिक जीवन में। ठीक है, आपके जो साथ रहने वाले जो है मच्छर है, ठीक है, रहते ने भाई बहुत सारे मच्छर। ठीक है, मच्छर हो गया, साथ ही साथ जू हो गया। ठीक है, जोंक हो गया। जोंक समझते हैं ना, तालाब में। ठीक है, जोंक समझते हैं ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब हमारे शरीर के बाहरी भाग का यूज करके अपना क्या करते हैं, क्या तैयार करते हैं। ठीक है, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मच्छर, आप इनसे जो है जाहिर सी बात है रूबरू होंगे मच्छर से। ठीक है, तो मच्छर क्या करता है, ठीक है, मनुष्यों की जो है क्या करेंगे, खून चूस कर अपना भोजन तैयार करते हैं, बाहरी भाग में ये पाए जाते हैं। जू, ठीक है, जू खासकर सर में देखने को मिलता है। जानवरों में भी जो है जू देखने को मिलेगा। ठीक है, गाय बैल जो भैंस है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग खासकर जानेंगे। ठीक है, तो वहां से भी देखने को मिलता है। जोंक तालाबों में मिलता है। ठीक है, जू जो है महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, महिलाओं में, गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसी कारण शैम्पू यूज करते हैं। क्यों, सही ना। चलिए जोक सपाट चलते हैं। ठीक है, तो मच्छर, जू, जोक ऐसे जो है परजीवी क्या कहलाते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं, जिसको, ठीक है, जो बॉडी के बाहरी भाग में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने पोषण करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए वहीं पर अगर आगे बढ़े तो बात करें कि आंतरिक परजीवी कहने का मतलब है, ठीक है, ऐसे परजीवी जो बॉडी के, शरीर के अंदर के भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, और वहां से वो क्या करते हैं, अपने भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, गोल क्रीम जैसे कि एग्जाम्पल है। ठीक है, गोल क्रीमी। ठीक है, एस्केरिस, एस्केरिस, तो ऐसे जो है, ठीक है, ऐसे जो है, और जो जंतु, जीव जंतु जो हमारे अंदर रहते हैं। ठीक है, गोल कृमि, खासकर जो है कृमि जैसे चीजों का जो है देखने को मिलता है, बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कृमि, ठीक है, पेट में ये हो जाता है, होने के बाद जो है कभी कभी बच्चों को जो है यहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पेट दर्द करता है। ठीक है, कुछ खाना खिलाता नहीं। ठीक है, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलता है। तो गोल कृमि बेसिकली पेट के अंदर रहकर वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, एस्केरिस जो है गोल कृमि। ठीक है, तो ये अंदर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और बॉडी के अंदर रहकर क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो परजीवी पोषण के अंतर्गत बाह्य परजीवी और दूसरा आंतरिक परजीवी। तो समझ गए परजीवी क्या है। ठीक है, जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, खुद तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे मच्छर हो गए, जोक, जू, ये खासकर, ठीक है, मच्छर मनुष्य पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, और अन्य जानवरों पर भी आश्रित रहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके क्या, परजीवी पोषण। ये दो हो गए। मृतोपजीवी पोषण क्या है, मृतोपजीवी पोषण।
तो पिछले में हमने देखिए मृतोपजीवी पोषण वही है एक तरह से, ठीक है, मृतोपजीवी पोषण, ठीक है, क्या है, मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। तो मृतोपजीवी पोषण ऐसे जो है जीव जंतु जो मृत जीव को खा जाते हैं, ठीक है, ऐसे जीव जंतु जो मृत जीव को, ठीक है, मृत जीव को खाकर अपना, ठीक है, पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसी कैटेगरी में आपका आता है, मैंने कहा अपमार्जक, सॉरी, अपघटक, डिकम्पोजर्स, क्या है, डिकम्पोजर्स, ठीक है। यहाँ पर इसको आप लिख लीजिए, डिकम्पोजर्स अपघटक जो है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ समझे डिकम्पोजर्स अपघटक, तो मैंने कहा था डिकम्पोजर्स अपघटक किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। एक्चुअली एग्जाम्पल जो है मैंने वहां बता दिया, एक्चुअल जो अपघटक है वो इसी के कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या देखने को मिला, ये प्रॉपर जो है जंतुओं में किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं इसकी बातें हो गई प्रॉपर, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे जो पोषक पदार्थों का जो है संगठन हम देखेंगे, ठीक है। पोषक पदार्थों का संगठन कहने का मतलब है कि जानवरों द्वारा, जीव जंतु द्वारा, ठीक है, किस प्रकार से ये भोजन किस किस कैटेगरी में लिया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है, जल हो गया, खनिज हो गए, ये सभी किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत वो हम देखेंगे, ठीक है। पोषक पदार्थों का, ठीक है, पोषक पदार्थों का क्या है, संगठन है, ठीक है, रासायनिक संगठन बोल सकते हैं, रासायनिक संगठन, ठीक है, पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन। और इसके अंतर्गत आप पाएंगे कुछ कुछ इसके अंतर्गत, एक तो आप देखेंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इंग्लिश में इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही कहा जाता है। दूसरा, ठीक है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन, इनको जो है प्रोटीन ही कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहते हैं। वसा, ठीक है, फैट, वसा इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फिर सॉरी,
फिर आपका जल है, वाटर, खनिज, मिनरल्स, क्या है, खनिज या फिर जिसको कहते हैं मिनरल्स, क्या है, मिनरल्स। और उसके बाद विटामिन्स, विटामिन या जिसको कहते हैं विटामिन्स, ठीक है, रेशे, फाइबर्स या फाइबर्स, ठीक है। तो पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन आप देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत इतनी कैटेगरी है, ठीक है। इसमें क्या करके हम बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो है इसके अंतर्गत हम बातें करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज, विटामिन, रेशे, ये सभी हमारे द्वारा कहीं न कहीं भोजन से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं जो है भोज्य पदार्थों से पोषण के रूप में इन्हीं जो है संगठनों को, इसी पोषक पदार्थों को पोषक के रूप में हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। चलिए तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले है क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, एक प्रकार के जो है, देखिए इस कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या देखने को मिलता है, एक तो कार्बन, हाइड्रोजन और आपके देखने को मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। सेचो नहीं, याद रखिए अलग अलग है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ये क्या कहलाता है, मिश्रण है, ठीक है। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण है। इसमें आपको देखने को मिलता है, जहां पर इनके अनुपात अगर देखें, ठीक है, इनके जो अनुपात है, किनके अनुपात है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:2:1 पाया जाता है, ठीक है। इनके जो अनुपात है, इस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो अनुपात है, ठीक है, 1, ठीक है, 1:2:1 के रूप में ये क्या करते हैं, पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू द, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मैंने कहा था, ग्लूकोज को ये क्या करेगा, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म करेगा, ठीक है। क्या करेगा, कैटाबॉलिज्म, इसको तोड़ेगा, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, एनर्जी देखने को मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। क्या मिलेगा भाई साहब, हमें एनर्जी मिलती है। याद रखिए जितने हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जितने भी हम क्या करते हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो भोज्य पदार्थ, ठीक है, भोज्य पदार्थ का लगभग जो है 70 से 80%, ठीक है, हमारे द्वारा यही क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, ग्रहण की जाती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, 70 से 80% जो है क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ हमारे द्वारा क्या की जाती है,
ग्रहण की जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर बात करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण है। ठीक है, इनके अनुपात 1:2:1 के रूप में मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में तो इसका जब यूज करते हैं, कैटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म किस समय होती है भाई? जब ऑक्सीडेशन के जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के समय, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, किसमें? रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कहने का मतलब श्वसन, श्वसन के समय ये जो है ऑक्सीजन जाकर क्या करेगा? कैटाबॉलिज्म करेगा और उसके बाद हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक है, एक याद रखिए, ये जो ग्लूकोज है, अगर उस ग्लूकोज का अगर 1 ग्राम, ठीक है, इस ग्लूकोज का 1 ग्राम कैटाबॉलिज्म होगा, 1 ग्राम जो है टूटेगा, पूर्ण ऑक्सीजन होगा किसकी उपस्थिति में? ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, याद रखिए इस चीज को, अगर इस ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा ऑक्सीजन के इसके अंतर्गत, और इस कैटाबॉलिज्म के अंदर अगर 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम जो है ग्लूकोज, ठीक है, क्या करेगा? 1 ग्राम ग्लूकोज टूटने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी जो है 4.2 किलो कैलोरी जो है क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कि 1 ग्राम ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म से, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये आप जानते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने सेल पढ़ा दिया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की जो कैटाबॉलिज्म होगा सेल में होगा। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दिया, कहने का मतलब श्वसन तंत्र पढ़ा दिया। और श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जाएगा कहाँ पर? ठीक है, ब्लड के साथ साथ वो जाएगा कहाँ पर? ठीक है, वो जाएगा आपके जो है सेल में, और सेल में उपस्थित जो है जहाँ पर, ठीक है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित जो है वहां पर ग्लूकोज जो बैठा उसको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद हमें एनर्जी देगा। तो मैंने कहा 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम ग्लूकोज जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त करते हैं, प्रोवाइड करती है। और भोज्य पदार्थों में लगभग 70 से 80% इसी का जो है बोलबाला है, कहने का मतलब इसी को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो है एग्जाम्पल से देखें तो विभिन्न चीजों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गेहूं, चावल है, गेहूं है, ठीक है, ज्वार, बाजरा, बाजरा, ठीक है, दूध, फल, अंजीर, दूध, फल, अंजीर, केला, मांस, चुकंदर, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल है, आदि मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जहां से आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों का 70 से 80% यही रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कार्बन की मात्रा होगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन की मात्रा होगी, हाइड्रोजन की मात्रा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा होगी। चलिए, तो ये है कार्बोहाइड्रेट। देखिए ज़्यादा कुछ लंबे चौड़े जो है लिखने, लंबे चौड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ें फैक्ट चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वहीं पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अनुपात याद रखिए, मिश्रण जो है याद रखिए। ठीक है, कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट निम्न तत्वों का मिश्रण है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे देगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ऑप्शन 3 सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, इस प्रकार से आपके ऑप्शन जो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, या फिर अनुपात दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के अनुपात निम्न है 1:2:1। ठीक है, 2:1:1,
1:3:1, 3:1:2, इस प्रकार से जो ऑप्शन रहेंगे। ठीक है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा, एक ग्लूकोज का जो है कैटाबॉलिज्म होने के बाद वो कितनी एनर्जी देती है हमें, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। तो जो चीज़ मैं लिखा हूँ वो सभी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्या है, एक फैक्ट चीज़ है जिनको आपको याद रखनी है। चलिए, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, जहाँ पर लगातार जारी है बायोलॉजी की क्लासेस, और इसी क्लासेस में हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज का क्लास आप देख पा रहे हैं न्यूट्रिशन पर बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के क्या है, प्रकार देखेंगे। ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, एक मिनट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। चलिए, इस सॉरी, इस कार्बोहाइड्रेट के जो है कितने प्रकार है, ये 3 प्रकार के आपको देखने को मिलता है। एक जिसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो हिंदी में है, इंग्लिश में है, एक ही मतलब है। ठीक है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, हिंदी में इसको भी वही बोला जाता है, मोनोसेकेराइड्स, सेकेराइड। दूसरा जो है डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड, उसको भी हम जो है हिंदी में यही बोलते हैं भाई, क्या है, डाइसेकेराइड, सेकेराइड। ठीक है, क्या है, डाइसेकेराइड। वहीं पर थर्ड जो है वो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो हिंदी में वो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। चलिए, मोनोसेकेराइड को भी कुछ भागों में क्या किया है, डिवाइड किया है, बांटा गया है। इसको अगर बात करें तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आप पाएंगे, ठीक है, ट्रायोज एक होता है, क्या बोला जाता है इसको, ट्रायोज, हिंदी में भी ट्रायोज। ठीक है, दूसरा टेट्रोज, हिंदी में भी टेट्रोज। थर्ड इसको बोलते हैं पेंटोज, हिंदी में भी पेंटोज।
ठीक है। हेक्सोस क्या है? हेक्सोस हिंदी में भी जो है हेक्सोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्सोस। चलिए, चलिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन से बने, ये क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के क्या है? ठीक है, ऐसे तत्व से बने। ठीक है, ये चीजें थे जिसको हमने कहा थे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जहां पर जैसे मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड, देखिए सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखिए। ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स में आप पाएंगे जहां पर जो सेक्राइड के एक यूनिट कार्य करते हो, या फिर सेक्राइड के एक यूनिट से बने होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? मोनोसेक्राइड्स। सेक्राइड्स के दो यूनिट कार्य करेंगे, ठीक है, या दो यूनिट से मिलकर जो बनते हैं सेक्राइड से, उनको हम क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड्स। ठीक है, यहाँ पर एकल यूनिट होगा, यहाँ पर एकल यूनिट होगा, एकल इकाई होगा। ठीक है, यहाँ पर डाई यूनिट होगा, दो इकाई या फिर दो यूनिट देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर पॉलीसेकेराइड में जो है दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक जो है यूनिट होगा, या फिर दो से अधिक इकाई होंगे। ठीक है, तो दो से अधिक सेक्राइड्स मिलकर हम अगर करें, ठीक है, अनेक सेक्राइड्स मिलकर हम कार्य करें, तो हम क्या कहते हैं? इसको मिश्रित जो है उसको पॉलीसेक्राइड के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। चलिए, मोनोसेक्राइड्स को मैंने कहा कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसकी कैटेगरी है इसके चार। ठीक है, एक ट्रायोस, ठीक है, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। इस नाम से इसको याद रखिए। ठीक है, ट्रायोस, टेट्रोस, हेक्सोस, पेंटोस। चलिए, ठीक है, देखिए इसमें तीन, देखिए इसके अंदर अगर बात करें कार्बन की संख्या, याद रखिए ट्रायोस क्या कहलाता है? ये मोनोसेक्राइड की जो है क्या है? जो एग्जाम्पल है इसके, जो है कैटेगरीज के वर्गीकरण है। ठीक है, ट्रायोस जहां पर कार्बन की जो संख्या है, कार्बन की जो संख्या है वो क्या है? तीन है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायोस कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल पे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, एग्जाम्पल है इसका ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डी ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरेल्डिहाइड। और ग्लिसरेल्डिहाइड का अगर हम बात करें तो ये 63H6O3, ठीक है, क्या है? आप देख पाएंगे 63H6O3। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो है क्या है? मिश्रण है, जिसका अनुपात हमने देखे थे 1:2:1। और यहाँ पर मैंने कहा कि ट्रायोस जो है इसमें कार्बन की जो संख्या होती है, इसमें ट्रायोस में कार्बन की संख्या 3 होती है। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे ग्लिसरेल्डिहाइड, तो ग्लिसरेल्डिहाइड जिसका अणुसूत्र होता है, जिसका सूत्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिक्स सी थ्री सॉरी C3H6 और वो 3। ठीक है, तो कार्बन की जो है मात्रा 3 है, हाइड्रोजन की मात्रा 6 है, और ऑक्सीजन की मात्रा भी 3 है। तो इस प्रकार से ये किसके कैटेगरी में आएगा? ये ट्रायोस के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलिए अब टेट्रोस की बात करें तो कार्बन की जो संख्या है टेट्रोस में, तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 4 है। जैसे हम बात करें एरिथ्रोस, ठीक है, एरिथ्रोस, और एरिथ्रोस
C4 C4 8 C4 H8 और O4, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, और हाइड्रोजन की संख्या 8 है, और ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये देखेंगे। पेंटोस, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, और इसका एग्जाम्पल है डीएनए। डीएनए कहने का मतलब है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसमें कार्बन की संख्या क्या देखने को मिलती है, 5 देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए यहां पर हेक्सोस, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बारे में आप जानते हैं C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है C6H12O6। ठीक है, ये है ग्लूकोज। तो ये कार्बन की संख्या, देखिए लगभग कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या लगभग बराबर होती है। क्यों बराबर होती है भाई, मैंने तो यहाँ अनुपात लिखे है ना। मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पर अनुपात कितनी होगी, सॉरी अनुपात कितनी, 1:2। तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन की संख्या 1 होगी, और उससे डबल जो है आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहीं पर आप देख पाएंगे। ठीक है, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, और 6 का डबल 12। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इनका जो अनुपात होता है 1:2:1, 1:2:1 में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए ये सब आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की ये प्रकार है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस को क्या करें, आप याद रखिए। चलिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं। चलिए, इसके बाद हम दूसरा हम बात करेंगे, वो है क्या है, इसके बाद जो है वो है प्रोटीन की। ठीक है, क्या है, दूसरे नंबर पर हम बातें करेंगे वो है किसकी बातें, प्रोटीन की। सेकंड क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। ठीक है, क्या है, चलिए प्रोटीन की बात करें यदि, तो प्रोटीन में आप देखेंगे, चलिए यह एक प्रकार का नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त क्या है, यौगिक है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में ये देखने को मिलता है। चलिए, इसके अगर कार्य की हम बात की जाए, ठीक है, इसके हम कार्य की बात की जाए, तो शरीर के ऊतकों, टिश्यूज, अंगों की संरचना, अंगों की संरचना
ठीक है, का कार्य इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ कोशिकाओं का विकास कहने का मतलब है द ग्रोथ ऑफ जो सेल। ठीक है, कोशिकाओं का विकास इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए, ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्या है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे वहां पर हम देखे थे। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखे थे कार्बोहाइड्रेट में। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्या है, मिश्रण कहलाता है। और इस शरीर के लगभग, ठीक है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट शरीर का लगभग कितना भाग, ठीक है, शरीर का बॉडी में शरीर में, ठीक है, लगभग यूज जो होता है 15 से, ठीक है, 20% जो है इसका क्या देखने को मिलता है। ठीक है, इनका यूज होता है। ठीक है, किसका, प्रोटीन का। चलिए, हम बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, याद रखिए ये एक प्रकार का नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। शरीर के अंगों की ऊतकों को कार्य करता, अंगों की संरचना का कार्य करता है। ठीक है, शरीर के ऊतक और कोशिकाओं का विकास का कार्य करता है। ठीक है, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन और जो है नाइट्रोजन का मिश्रण है। और शरीर में 15 से 20% इसका यूज देखने को मिलता है। वहीं पर हम बात करेंगे तो इसके टाइप्स अब देखेंगे। ठीक है, प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के कितने प्रकार के ये डिवाइड है प्रोटीन। तो बेसिकली आप देख पाएंगे इसके अंतर्गत एक जिसको हम बोलते हैं सरल प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन या जिसको कहा जाता है सिंपल प्रोटीन। ठीक है, चलिए, दूसरा संयुक्त प्रोटीन क्या है, संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन। कंजक्टेड प्रोटीन। और थर्ड जिसको बोला जाता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, डाइवर प्रोटीन। चलिए, बस इसमें कुछ खास नहीं है, इसके एग्जांपल्स आप लिखिए। ठीक है, एक है एल्बुमिन्स। ठीक है, एक हिस्टोन प्रोटीन आता है, हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन। ग्लोबुमिन, ग्लोब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन,
क्रोमोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। ठीक है, देखिए कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से हिस्टोन प्रोटीन किनके एग्जाम्पल हैं? तो सरल प्रोटीन, संयुग प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये याद रखिए। चलिए, व्युत्पन्न प्रोटीन कहने का मतलब है ये प्राकृतिक प्रोटीन। ठीक है, कहा जाता है कि प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटक से क्या होगा? प्राप्त होता है। चलिए, चलिए ठीक है, ये आपको देखने को मिले। यहाँ पर हम बात करें तो स्रोत क्या क्या है, ये प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है? तो क्या क्या है भाई? एक तो है आपका, ठीक है, किस में मिलता है? दूध में मिलेगा आपके, ठीक है, दूध में मिलेगा, अंडा, दाल, पनीर, मछली, अंडे, अंडा तो हो गया है, ठीक है, पनीर, दाल है, मछली है, अंडा है, बादाम है। ये सभी जो आप देख पा रहे हैं वो प्रोटीन जो है देखने को मिलेगा किसके अंतर्गत? ठीक है, ऐसे जो है पोषक तत्वों के अंतर्गत दूध, अंडा, दाल, पनीर, मछली और बादाम, ऐसे जो है चीज़ों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन के टाइप्स है, इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। चलिए, तो लगातार जारी है क्लासेस हमारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, और आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें हम बातें की हैं। ठीक है, जंतु पोषण पर चर्चा की है, और आज का क्लास जो है यहीं पर हम रखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में आप देख पाएंगे न्यूट्रिशन पार्ट 2 देख पा रहे हैं, जिसमें हम आज के भाग में जंतु में पोषण की चर्चा किए, पूर्णभोजी पोषण, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। इसके पहले हम बात किए थे किसके? पादपों में पोषण की चर्चा किए थे, पादपों में पोषण के भाग देखे थे। पूर्णभोजी पोषण की ये बातें थी। ठीक है, इसके चरण थे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। क्या था पूर्णभोजी पोषण हम देखे थे, क्या था एग्जाम्पल, और क्या था इसका वर्गीकरण, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। ठीक है, फिर परजीवी पोषण के बारे में हमने बात की, तो परजीवी पोषण इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ठीक है, बाह्य परजीवी होता है, आंतरिक परजीवी होता है, और फिर साथ ही साथ मृतोपजीवी, जहाँ पर अपघटक कार्य करते हैं, और अपघटक के बारे में हमने यही बात की थी किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज, विटामिन। तो अभी फिलहाल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो चुका है, वसा, जल, खनिज, विटामिन, मिनरल, इनके पार्ट 3 में। ठीक है, किसके? न्यूट्रिशन पोषण के पार्ट 3 में हम लेके आएंगे। तो पार्ट 3 में ये क्या है, खत्म हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में देखिए, प्रोटीन देखिए, प्रोटीन के प्रकार के बारे में देखिए, और इस प्रकार से आज की क्लास जो है, ठीक है, यहीं पर हम क्या करेंगे, रखेंगे, यहीं पर हम खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लगातार देखते रहिए हमारा जो है यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, और बायोलॉजी की क्लास, और साथ ही साथ पैरेलली चल रहा है आपका जो है सीजी हिस्ट्री की क्लासेस।
ठीक है। तो चलिए फिर टाइम हो चुका है, आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस।